बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि चाइना और इंडिया का स्कैफल जो चल रहा है लद्दाख के इलाका पर, क्या ये सर्द जंग का आगाज़ नहीं हो चुका और इसका सिर्फ एतराफ़ करना बाकी है। तो इस पूरी सिचुएशन को बयान इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको इसका सियासी पस मंज़र का पता चल सके और ये वाक़या क्यों पेश आया और इसका सियासी बैकग्राउंड क्या है और इसमें अमेरिका का क्या हाथ है और अमेरिका को चाइना ये किस तरीके से एक ट्रायल पेश कर रहा है कि अगर हमारी तरफ बढ़ोगे तो इस तरह के हालात के लिए भी हम तैयार हैं। लद्दाख में हालिया भारत चीन सरहदी कशीदगी के बाद यूरोपीय मीडिया में मुकम्मल जंग के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस पर चीन के ख़िलाफ़ मुहिम और तजारती तनाज़ा के बावजूद दोनों मुल्कों में सालसी की पेशकश भी कर दी है, जबकि भारत और चीन की तरफ से बॉर्डर पर फ़ौजों में इजाफा भी किया जा रहा है। इस ज़मन में डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आपके सामने पेश करते हैं, जो लेटेस्ट उन्होंने 27 मई को जो ट्वीट किया था। वी हैव इन्फॉर्म्ड बोथ इंडिया एंड चाइना दैट द US इज़ रेडी, विलिंग एंड एबल टू मीडिएट और आर्बिट्रेट देयर नाउ रेजिंग बॉर्डर डिस्प्यूट, थैंक यू। तो इसका मतलब ये है कि चाइना को भी वो ऑफ़र कर रहा है कि हम मीडिएशन कर सकते हैं और हम इस पोजीशन में हैं, आप सिर्फ हमें बताएं कि अगर दोनों पार्टीज़ एग्री हैं। तो यहाँ पे भी अमेरिका की मुनाफ़कत सामने नज़र आती है, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान में वो कई बार ऑफ़र कर चुका है, लेकिन जब इंडिया इनकार करता है तो वो कहता है कि जब दोनों पार्टीज़ एग्री होंगी तो हम ये करेंगे। भारतीय दावे के मुताबिक चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के अंदर तक आ चुका है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में LAC के अंदर मुबैना भारतीय हदूद में चीन के फ़ौजी 60 खेमे लगा चुके हैं, जबकि चीन की अपनी हदूद में 100 खेमे नस्ब किए जा चुके हैं। भारतीय दावे के मुताबिक चीन भारी मशीनरी की मदद से बैंकर्स भी बना रहा है, जिसमें वो अपने फ़ौजियों को बाहिफाजत रख सकता है। इस तनाज़ा को समझने के लिए भारत चीन सरहदी तनाज़ा को 1950 के अशरफ में देखना पड़ेगा कि ये तनाज़ा कैसे बना। इसका पस मंज़र आपके सामने पेश करते हैं। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA की जानिब से अगस्त 1963 में तैयार किए गया वर्किंग पेपर में इस तनाज़ा को अमरीकी नज़र से देखा गया है, लेकिन इस तनाज़ा को समझने में काफ़ी मदद मिल सकती है। याद रहे कि इस वर्किंग पेपर को पहले टॉप सीक्रेट करार दिया गया था, ताहम अब वो डीक्लासीफाइड कर दिया गया है। ये वर्किंग पेपर 1959 के अवाइल से 1963 के अवाखिर तक के हालात पर मबनी है। 24 अक्टूबर 1959 में जारी होने वाला CIA का सेंट्रल इंटेलिजेंस बुलेटिन में भी चीन भारत सरहदी जड़ पर रोशनी डालता है। CIA के सेंट्रल इंटेलिजेंस बुलेटिन के मुताबिक नई दिल्ली ने 21 अक्टूबर की सरहदी जड़ पर सख्त एहतजाज किया। मशरकी कश्मीर के इलाके लद्दाख में होने वाले इस झड़प में 17 फौजी मारे गए थे। नई दिल्ली के तर्जुमान ने चीन के इस दावे को सख्ती से मुस्तरद किया कि भारतीय फ़ौजियों ने चीन के इलाके में दरारंदाजी की थी और चीन की गश्त करने वाले फ़ौजी काफ़िले पर फायरिंग की थी। अमरीकी CIA की नज़र में ये वाक़या मंसूबे के तहत पेश नहीं आया था, क्योंकि दोनों हुकूमतें मुज़ाकरात की तैयारी कर रही थी। चीन ने इस वाक़े पर मौक़िफ़ अपनाया था कि इसके फ़ौजी अपने दिफा में फायरिंग पर मजबूर हुए थे। चीन ने भारत पर जोर दिया था कि चीन की सरहदों की खिलाफ वर्जी के वाक़यात को मुस्तक़बिल में रोकने के लिए इक़दाम किए जाएँ। इंटेलिजेंस बुलेटिन में कहा गया कि नेहरू ने 8 अक्टूबर को कहा था कि उनकी हुकूमत इस मौका पर कोई फ़ौजी ऑपरेशन नहीं करेगी। माओ ज़ेतुंग ने भी इस हाल में ही भारत के कम्युनिस्टों को यकीन दिलाया कि चीन भारत के ख़िलाफ़ जारहियत का इरादा नहीं रखता। CIA ने अपने तजज़िये में कहा कि लद्दाख का वाक़या और दोनों तरफ से एहतजाजी बयानात भारतीय अवाम और हुकाम के मौक़िफ़ को सख्त कर सकते हैं, जिससे इस साजगार माहौल में रुकावटें खड़ी हो सकती हैं, जिसके लिए माओ ज़ेतुंग मुज़ाकरात से पहले मुतालबा करते हैं। CIA के वर्किंग पेपर के मुताबिक 10 नवंबर को नेहरू ने मुज़ाकरात के लिए पेशकश और शर्त रखी कि दोनों तरफ की फ़ौजें LAC पर वापस अपनी रवायती पोजीशन पर चली जाएं। 17 दिसंबर को चीनी वज़ीर-ए-आज़म चू एनलाई ने जवाबी ख़त लिखा कि भारतीय शराइत
यह तजावीज़ एक थ्योरी की हद तक हैं, क्योंकि भारत का कोई फ़ौजी वहाँ मौजूद ही नहीं जहाँ से इनखला की भारतीय तजवीज़ दी जा रही है। चू एन लाई ने इलाके की अहमियत के बयान करते हुए कहा कि ये इलाका एक वसी इलाके सिंकियांग और तिब्बत को मिलाने के लिए अहम है। भारतीय हुकूमत ने इलाके में सितंबर 1958 तक चीन की तरफ से किसी सड़क की तामीर से लाइलमी का इजहार किया और दुनिया भर में अपने सफ़ीरों को यह मौक़िफ़ अपनाने की हिदायत की कि किसी पड़ोसी मुल्क की तरफ से दखल अंदाजी इस बुनियाद पर इस इलाके पर कानूनी हक़ का जवाज़ नहीं बख्शती कि वो मुल्क अपने इलाके में दखल अंदाजी से लाइलम था या इसने मुज़ाहमत नहीं की। चू एन लाई ने अपने ख़त में लिखा कि सरहदी झड़प के बाद चीन ने इलाके में फ़ौजी गश्त रोक दिया है। चू एन लाई ने नेहरू से कहा कि मुज़ाकरात के बुनियादी उसूल तय करने के लिए बिलमुशाफ़ा मुलाकात की जाए। चू एन लाई ने इशारा दिया कि वो मैकमोहन लाइन के जनूबी इलाके से अक्साए चीन के बदले दस्तबरदार होने को तैयार है। नेहरू जनवरी 1960 तक मुलाकात से गुरेज़ां रहे और फिर अपने सफ़ीर और चंद वज़रा के मशवरे पर मुलाकात के लिए राज़ी हो गए। इस अरसे में रूस के सदर ख्रुश्चेव ने चीन भारत तनाज़ा पर कई बयान दिए और कहा कि चीन की फ़ौजी कार्रवाइयाँ मॉस्को और दिल्ली के ताल्लुकात को ख़तरे में डाल रही हैं। नवंबर में ख्रुश्चेव ने इस तनाज़े को अफसोसनाक और अहमकाना कहा और करार दिया। ख्रुश्चेव के बयान ने भारतीय सफारतकारों को उस खुशफहमी में मुब्तला कर दिया कि सोवियत यूनियन ने इस तनाज़ा में बराह रास्त मुदाखलत की है, लेकिन जब बीजिंग पर दबाव डालने के सबूत मांगे गए तो सोवियत यूनियन ने मौक़िफ़ अपनाया कि सोवियत यूनियन ने बीजिंग पर जल्द अज जल्द मुज़ाकरात पर जोर दिया था। सोवियत यूनियन का हकीकत में चीन पर कोई असर रसूख नहीं था, बल्कि चीन के हुकाम जो थे वो ख्रुश्चेव के बयान पर नाराज़ थे। भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा ने एक अमरीकी अहदेदार को बताया कि ख्रुश्चेव इस मामले में गैर जानिबदार रहे और उनके ख्याल में सोवियत यूनियन के दोनों दोस्त मुल्क तनाज़ा को बाहम हल कर लेंगे। नवंबर 1960 में चीनी हुकाम ने बर्मा को सरहदी तनाज़ा के हल के लिए बीजिंग आने पर राज़ी किया ताकि सरहदी तनाज़ात दोस्ताना तरीके से हल करने की मिसाल कायम की जा सके। चीन का ख्याल था कि बर्मी वज़ीर-ए-आज़म के साथ सरहदी तनाज़ा जल्द अज जल्द हल करके वो नेहरू को मुज़ाकरात पर आमादा कर सकते हैं। बर्मा के वज़ीर-ए-आज़म ने अंदाज़ा लगाया कि चीन उनके साथ सरहदी तनाज़ा ख्रुश्चेव के दौरा नई दिल्ली से पहले हल करना चाहता है ताकि नई दिल्ली के इस मौक़िफ़ को जुटला सके कि चीन तनाज़ात को हल करने से इनकारी है। पार्लियामेंट और मीडिया के दबाव पर नेहरू ने मुलाकात पर आमादगी ज़ाहिर की और 5 फरवरी 1960 के खत में चू एन लाई को मुज़ाकरात नहीं बल्कि मुलाकात के लिए नई दिल्ली आने की दावत दी। फरवरी और मार्च में इशारे मिलने लगे कि नेहरू अक्साई चीन पर भारत का बराए नाम अख्तियार बरकरार रखते हुए सिंकियांग तिब्बत रोड चीन के इस्तेमाल में देने को कबूल करने को तैयार हैं। चीनी हुकाम भारत के मौक़िफ़ में इस नरमी को भांप गए और बेमानी मुलाकात की बजाय बामकसद मुज़ाकरात की तैयारी में लग गए। चीन के हुकाम ने अपनी आमादगी को मुतबर बनाने के लिए नेहरू की तरफ से 2 बार दौरे की दावत मुस्तरद करने के बावजूद चू एन लाई के दौरा नई दिल्ली पर आमादगी दिखाई और बर्मा के साथ सरहदी मुआहदे के सिर्फ 2 माह बाद ही नेपाल के साथ मार्च में सरहदी मुआहदा कर लिया। चू एन लाई की तरफ से आला सतह के वफद ने 6 रोज़ा दौरा नई दिल्ली की तजवीज़ पर भारतीय हुकाम शशदर रह गए। नेहरू के मशीरों ने यह बात नोट की कि नई दिल्ली ताल्लुकात में बेहतरी के लिए नेहरू चू एन लाई मुलाकात चाहता है, जबकि चू एन लाई की तरफ से दौरे की कबूलियत का खत सरहदी तनाज़ात के ठोस हल की तरफ इशारा कर रहा है। जब नेहरू से पूछा गया कि चू एन लाई नई दिल्ली में 6 दिन क्या करेंगे तो नेहरू ने कहा कि चू एन लाई एक मुलाकात में 3 से 4 घंटे बिलातकान बोल सकते हैं। नेहरू को मशीरों ने मशवरा दिया कि वो चू एन लाई के साथ मुलाकात में जहन तब्दील ना करें। अप्रैल में चू एन लाई भारी बरकम वफद के साथ नई दिल्ली पहुंचे। नेहरू के साथ वफूद की सतह पर और तन्हाई में मुलाकात में चू एन लाई को कामयाबी ना मिली। 3 दिन के मुसलसल मुलाकातों में लद्दाख पर भारतीय मौक़िफ़ तब्दील ना हुआ। इस पर चू एन लाई ने भी मकबूजा भारतीय इलाके छोड़ने से इनकार कर दिया। चीन ने फरवरी और मार्च में भारतीय मौक़िफ़ में नरमी के दुरुस्त अंदाजे लगाए थे, लेकिन अप्रैल के आखिर तक ये अंदाजे दुरुस्त नहीं रहे थे और नेहरू के मशीर के उनके मौक़िफ़ को सख्त कर चुके थे। ये मुलाकातें नाकाम रहीं और नेहरू ने मामला अपने मतात हुकाम पर छोड़ दिया ताकि वो चीन के हम मनसूबों से मुलाकातों में मामले के
कानूनी और तारीखी पहलुओं का जायज़ा ले सकें। 1960 के आखिर तक दरमियाने दर्जे के हुकाम के माबैन मुज़ाकरात चलते रहे, लेकिन नतीजा खेज़ ना हो सके। चीन ने मुस्तक़बिल फ़ौजी गश्त बंद करके वक्तन फ़वक्तन गश्त की पॉलिसी अपनाई और फ़ौज को फायरिंग से गुरेज कर हुक्म दिया। ताहम चीन ने नवंबर 1960 में यह अंदाज़ा लगा लिया कि भारत मकबूजा इलाके छुड़ाने का इरादा नहीं रखता, क्योंकि इसकी फ़ौजी सलाहियत कम है। लेकिन चीन ने गश्त मुअत्तल करने की बावजूद नई पोस्टों की तामीर जारी रखी। चीन के हुकाम ने मुज़ाकरात के दौरान भारतीय हम मनसबों को इलाके का नया नक्शा भी दिया, जिसमें भारतीय दावे के इलाके भी शामिल थे। भारत ने इलाके पर चीनी फ़िज़ाइया के गश्त पर एतराज़ किया तो चू एन लाई ने नेहरू से कहा कि वो इन तैयारों को मार गिराएं ताकि उन्हें पता चल सके कि ये तैयारे चीन के नहीं। लेकिन भारत ऐसा करने से हिचकिचाता रहा और एहतजाज भी करता रहा। शायद भारत ने चीन का दावा मान लिया था कि ये तैयारे अमरीकी हैं, लेकिन इसका खुलेआम एतराफ़ करने में भी गुरेज करता रहा। जनवरी 1961 तक चीन की पॉलिसी नई दिल्ली के साथ अच्छे ताल्लुकात की थी और खुली जंग को नामुमकिनात में तस्वुर किया जाता रहा। ये चेयरमैन माओ का सफारतकारी में बर्दाश्त का फ़लसफ़ा था। उनका तसव्वुर था कि हमें अपनी जद्दोजहद में मुखालिफ फ़रीक को कुछ छूट देनी चाहिए। भारत के साथ मुज़ाकरात में चीन को ख़दशा था कि इन सरहदी झड़पों को जवाब बनाकर नेहरू या उनकी पूरी हुकूमत को चलता किया जा सकता है, या भारत अमरीकी धड़े में जा सकता है और अमेरिका इस बहाने चीन के गिराव के लिए भारत में अड्डे बना सकता है। माओ त्से और कम्युनिस्ट पार्टी के पहले वाइस चेयरमैन लिऊ शाओ चीन ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन अजय घोष से अक्टूबर 1959 की मुलाकातों में इन ख़दशात का इज़हार भी किया था। लिऊ शाओ ने अजय घोष से कहा था कि हमने पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमत के क़याम को संजीदगी से लिया है। अमरीकी सरमायादार खित्ते में बड़ी कौमों को कब्ज़े में करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ुसूसन वो मुल्क जो सोवियत यूनियन और चीन के हमसाये में हैं। बर्मा, जापान, पाकिस्तान, नेपाल, सैलून, भारत और दीगर मुल्क जैसे इंडोनेशिया, ये वो बड़े मुल्क हैं जिनके ज़रिए दो अजीम सोशलिस्ट मुल्कों सोवियत यूनियन और चीन को घेरने की कोशिश हो रही है। इस तरीके से अमेरिका के सरमायादार सोशलिस्ट कैंप के मुल्कों को फ़ौजी तौर पर घेरना चाहते हैं। पाकिस्तान और बर्मा में वो कामयाब हो चुके हैं और इंडोनेशिया में वो इसको दोहराने की अभी तक कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में कामयाबी के बाद अमेरिका यही सब कुछ भारत में करने की कोशिश में है। फ़ौजी तौर पर चीन के गिराव के खदशात को तक़वियत 1957 से 1961 तक भारत के आर्मी चीफ रहने वाले जनरल कोदंदर थमिया ने के रवैये से भी मिली, जिन्होंने कृष्णा मेनन को वज़ीर दिफा के ओहदे से हटवाने की कोशिश की थी। और इस कोशिश से चीनी हुकाम के खदशात बढ़ गए थे कि भारत भी अमरीकी मंसूबे की तकमील की तरफ बढ़ रहा है। चीनी हुकाम के ख्याल में जनरल कोदंदर थमिया दाएं बाजू का था, जो चीन के साथ सरहदी झड़पों की आड़ में भारत को अमरीकी मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था ताकि चीन को तनहा किया जा सके। कम्युनिस्ट पार्टी चीन के वाइस चेयरमैन लिऊ शाओ का ख्याल था कि मुमकिन है कि नेहरू दाएं बाजू वाले के हक़ में फ़ैसला कर ले, लेकिन फ़िल वक्त ऐसा करने से रोका जाना चाहिए। चीन के हुकाम नेहरू के मुताल्लिक़ खदशात के बावजूद उन्हें भारत की दीगर सियासी और अस्करी क़यादत से बेहतर ख्याल करते थे। भारत में फ़ौजी हुकूमत का रास्ता रोकने के लिए चीन ने भारत में पाकिस्तान और बर्मा जैसे हालात पैदा रहने देने की हिकमत अमली अपनाई और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को दाएं बाजू के मुकाबले में नेहरू की हिदायत की गई और यूँ भारत के साथ सरहदी तनाज़ा को साज़गार माहौल में मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की पॉलिसी अपनाई गई। 19 अक्टूबर को जब चू एन लाई ने नेहरू को ख़त लिखा कि भारत के नायब सदर राधाकृष्णन बीजिंग का दौरा करें, मुमकिन है ये दौरा मुज़ाकरात का नुक्ता आगाज़ साबित हो। चीन के सदीर ने 24 अक्टूबर को जब ये ख़त पहुँचाया तो नेहरू और भारत के नायब सदर शदीद गुस्से में थे, क्योंकि 21 अक्टूबर को चीन के फ़ौजी फायरिंग करके 17 भारतीय फ़ौजियों को हलाक कर चुके थे। यूँ ये मौका भी ज़ाया हो गया। 7 नवंबर को चू एन लाई ने एक ख़त में मुज़ाकरात को फ़ौरी नोयत का मामला करार देते हुए नेहरू से जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया ताकि बॉर्डर तनाज़ा पर बात की जाए। चू एन लाई ने मुस्तक़बिल में मज़ीद सरहदी झड़पों का भी खदशा ज़ाहिर किया। चू एन लाई ने मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल बनाने के लिए दोनों मुल्कों की अफवाज को मैकमोहन लाइन और LAC से 12.5 मील पीछे हटाने की भी तजवीज़ दी थी।
चू एन लाई की यह तजवीज़ उनकी 8 सितंबर की तजवीज़ का ही एक नया रुख था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरहद के जूं का तू मान लिया जाए और सरहद पर फ़ौज की बजाय गैर मुसल्लह बॉर्डर पुलिस तैनात कर दी जाए। जूं का तू मानने का मतलब था कि मैकमोहन लाइन को बॉर्डर मानने के साथ शुमाली लद्दाख पर चीन का कंट्रोल तस्लीम कर लिया जाए। अफवाज वापस बुलाने की तजवीज़ का मतलब ये था कि चंद मखसूस पोस्टों से फ़ौज हटाई जाएगी। नेहरू ने इस बात को तस्लीम किया, न मुस्तरद किया, बल्कि ये कहा कि चीन की तजवीज़ बनफ्सो बुरी नहीं। 12 नवंबर को चीन ने भारत को आगाह किया कि वो 10 भारतीय फ़ौजियों, भारत उन्हें बॉर्डर पुलिस कहता था, को रिहा करने और 9 फ़ौजियों की लाशें वापस करने को तैयार है। 14 नवंबर को कैदी और लाशें भारत के हवाले कर दी गई। गिरफ्तार भारतीय फ़ौजी ग्रुप के सरबराह करम सिंह ने कहा कि चीन के फ़ौज ने 21 अक्टूबर की झड़प में मार्टर इस्तेमाल नहीं किए थे, जिस पर चीन के ख़िलाफ़ भारत में प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि उसने भारतीय फ़ौजियों की ब्रेन वाशिंग की है। इस प्रोपेगेंडा से माहौल मज़ीद कशीदा हो गया। 16 नवंबर को भारतीय वजारत ख़ारजा ने कैदी फ़ौजियों पर तशद्दुद और बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाया और करम सिंह की तरफ से चीनी तफ्तीशकारों के जुल्म का बयान भी शामिल किया गया। 17 नवंबर को नेहरू ने चीन को ख़त लिखा, फिर पेश की शराइत आयद कर दी और मुबैना मकबूजा इलाका खाली करने के अलावा पूरे लद्दाख में दोनों तरफ से फ़ौज पीछे हटाने की शर्त लगा दी। नेहरू चू एन लाई फौरी मुलाकात की बजाय दरमियाने दर्जे के अहदेदारों के मुज़ाकरात और बुनियादी समझौते पर पहुंचने के बाद सरबराह मुलाकात की शर्त रखी गई। पूरे बॉर्डर पर दोनों तरफ की अफवाज की 12.5 मील वापसी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। इसकी बजाय गश्त रोकने की तजवीज़ दी गई। भारत के अंदर नेहरू पर दबाव कम ना हुआ और आर्मी चीफ ने कृष्णा मेनन को न हटाने की सूरत में इस्तीफ़ा की धमकी दे दी। नेहरू ने पार्लियामेंट में आकर कृष्णा मेनन की हुब्बुल वतनी का दिफा किया और उम्मीद जाहिर की कि आर्मी चीफ इस्तीफ़ा वापस ले लेंगे। नेहरू ने मुल्क के दिफा की जिम्मेदारी अकेले कृष्णा मेनन पर डालने की बजाय कहा कि मुल्की दिफा पूरी काबीना की जिम्मेदारी है। 19 नवंबर को नेहरू ने अक्साई चीन में चीन की तरफ से एयर स्ट्रिप बनाने की तरदीद और तस्दीक दोनों से गुरेज किया और कहा कि इलाका चूँकि चीन के कंट्रोल में है, इसलिए इंटेलिजेंस मालूमात मुश्किल है। 17 दिसंबर को चू एन लाई ने नेहरू के खत का जवाब दिया और अक्साई चीन पर बीजिंग के हक का पहले की निस्बत ज़्यादा सख्ती से अदा किया। साथ ही चू एन लाई ने लद्दाख से फ़ौज की वापसी पर साबका मौक़िफ़ दोहराया कि जब भारतीय वहाँ मौजूद ही नहीं तो वापस कैसे जाएंगे। लद्दाख की संख्यांक और तिब्बत के लिए आमदोरफ्त की अहमियत बयान करते हुए चू एन लाई ने कहा कि 1950 से चीन की फ़ौज तिब्बत के लिए सप्लाई इसी रास्ते से कर रही है और 1956 से यहाँ सड़क तामीर की गई है, जिससे भारत का लाइलम था क्योंकि ये इलाका अरसे से चीन का हिस्सा है। चू एन लाई ने लिखा कि वो अगस्त 1968 में कब्ज़े में लिए गए इलाके लांगजू से निकलने को तैयार है, लेकिन भारत को बदले में 10 मुतनाज़ा पोस्टें खाली करना होंगी। चू एन लाई ने सरबराह मुलाकात ज़रूरी करार देते हुए 26 दिसंबर की तारीख भी दी और कहा मुलाकात चीन या रंगून में रखी जाए। चू एन लाई ने कहा कि सरबराह मुलाकात में बुनियादी नौइयत का समझौता होने से पहले वजारती सतह की मुलाकात बेफ़ायदा है। नेहरू ने 21 दिसंबर को चू एन लाई की तजावीज़ मुस्तरद कर दी और खुद से कोई नई तजवीज़ न दी। नेहरू ने कहा कि वो कहीं भी और किसी भी वक्त मुलाकात के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक हक़ाइक़ पर इत्तफ़ाक़ ना हो ऐसी मुलाकातों का कोई फ़ायदा नहीं। अपोजिशन और मीडिया के दबाव ने नेहरू के मौक़िफ़ को सख्त कर दिया और चू एन लाई भारतीय हममनसब से मुज़ाकरात के लिए इस कदर पुरउम्मीद थे कि उन्होंने बर्मा के वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता करके मौजूदा मुलाकात के लिए सहूलत पर बात कर ली थी, लेकिन नेहरू ने नहीं माना। यूँ हालात 1962 की जंग तक जा पहुँचे और भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा और बड़ा इलाका भी गंवा बैठा। चीन भारत तनाज़ा की तफसील तवील हो गई, लेकिन इसका मकसद चीन और भारत में पाई जाने वाली सोच को वाज़ेह करना था। आज मोदी ट्रंप दोस्ती और अमेरिका भारत कुर्बत का एक बार फिर चीन के खदशात को तवीयत दे रही है कि अमेरिका इसका गिराव करने को है और भारत का दाएं बाजू इसकी मदद को पूरी तरह तैयार है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म और डिफेंस चीफ दोनों दाएं बाजू के हैं। यूँ चीन के खदशात नेहरू दौर से भी ज़्यादा मजबूत हैं। इस वक्त सिर्फ आर्मी चीफ और सियासतदानों का एक ग्रुप नेहरू पर भारी पड़ रहे हैं। अब तो भारत पूरी तरह कौम परस्ती में डूबा हुआ है। नेहरू का भारत किसी हद तक गैर जानिबदार था, मगर मोदी का भारत तो अमेरिका की गोद में है।
हमसाया मुल्कों में बैठकर चीन का गिराव करने के लिए अमेरिकी पॉलिसी 2 कदम आगे बढ़ गई है। अब अमेरिका हांगकांग और में अलहदगी पसंदी को खुलेआम हवा दे रहा है। ताइवान को आज़ाद मुल्क के तौर पर आलमी इदारों की रुकनीत दिलवाने की कोशिश कर रहा है। ताइवान को असला बेचने में लगा है। बहरा जुनूबी चीन में अमेरिकी बहरिया की बार बार गश्त की कोशिश ढकी छुपी नहीं है। कोरोना वायरस के फैलाव का सबब चीन को बताकर इससे हर्जाना लेने की धमकियाँ दी जा रही हैं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कोरोना वायरस की तहकीकात की करारदाद चीन को इख्तियार दिलाने के लिए काफ़ी है। चीन की कंपनियों पर अमेरिकी पाबंदियाँ, चीन की मसनूआत पर टैक्सों में इजाफा करके कंपनियों को चीन छोड़ने पर मजबूर करना एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है। लद्दाख में महाज खोलकर चीन भी इशारे दे रहा है। चीन की पार्लियामेंट के इजलास के मौका पर वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने खुलकर कह दिया है कि अमेरिका की कुछ सियासी क़ुव्वतें दोनों मुल्कों को सर जंग में धकेलना चाहती हैं। वांग यी ने खबरदार किया कि वाशिंगटन ताइवान में सुर्ख लकीर को अबूर करने की गलती न करे। ताइवान चीन में जम होकर रहेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो की तरफ से हांगकांग को खसूसी तिजारती दर्जा देने और चीन के नेशनल सिक्योरिटी बिल पर तनकीद के जवाब में चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हांगकांग चीन का अंदरूनी मामला है और तमाम मुल्क अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर कारबंद है। चीन और अमेरिका के दरमियान सर जंग का पहला महाज हांगकांग है। अमेरिकी सदर ने चीन का नेशनल सिक्योरिटी बिल हांगकांग में नाफिज होने की सूरत में शदीद रद्द-ए-अमल की धमकी देकर रखी है। चीन भी इस सर जंग में अपनी पसंद के महाज खोलने पर मजबूर होगा और भारत के साथ सरहदी कशीदगी चीन का पसंदीदा महाज हो सकता है। एक सवाल जो कभी अमेरिकी बड़ी रौनक के साथ दुनिया के मामले मुल्कों से पूछते थे, अब चीनी भी यही सवाल करते हैं कि तुम हमारे साथ हो या हमारे ख़िलाफ़। कोरोना वायरस की वबा फैलने पर अमेरिका यूरोप की तरफ से सफरी पाबंदियों का इतलाक़ हुआ तो जनूब मशरक़ी मुल्कों कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड ने भारत के मार्च के महीने में तक चीन के लिए ज़मीनी फ़िज़ाई रास्ते खुले रखे। चीन ने कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए दुनिया के कई मुल्कों को सामान और तिबी अमला भिजवाया। इटली समेत यूरोप के वो मुल्क जो चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा हैं, उन्होंने चीन से शुक्रगुजारी के साथ इमदाद वसूल की। दरअसल ये मुहिम चीन की तरफ से एक तरह से यही सवाल था कि तुम हमारे साथ हो या ख़िलाफ़। चीन ने इस मुहिम से मुल्कों का मूड चेक कर लिया है। कुछ मुल्कों ने कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए चीन की बनाई गई किट्स वापस भिजवा कर उनके नकाइस बयान करके बता दिया है कि वो बीजिंग के साथ नहीं, जिनमें स्पेन भी शामिल है, जबकि स्वीडन ने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट बंद करके जवाब दिया। ऑस्ट्रेलिया ने चीन पर इल्ज़ामात की बारिश करके अमेरिकी कैंप में होने का ऐलान किया। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ऑस्ट्रेलवी करारदाद पर दस्तखत करके भारत ने भी अपना जवाब बीजिंग तक पहुंचाया। यूं सर जंग का नया रुख और नया दौर शुरू करने की तैयारियां हो चुकी हैं, बल्कि शायद इसका आगाज़ हो चुका है, लेकिन एतराफ़ अभी बाकी है। अल्लाह हाफ़िज़।